हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय प्रदीप सर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल हमने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि है हमारा अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, जिसे हम यहाँ पर इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, बेस एंड क्या बोलते हैं, सेल्ट। तो आज हमारा इस सीरीज़ का दूसरा दिन है और हमने पहला दिन आपको कल पढ़ाया था, उसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और यहाँ पर क्या है, सेकंड ही चैप्टर है। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पर पता भी होगा। तो हमारे यहाँ पर 30 चैप्टर एंड 30 चैप्टर की क्या चल रही है, एक सीरीज चल रही है। तो आप सभी उसे ज़रूर से देखिएगा। ठीक है, तो आज हमारा है चैप्टर नंबर 2। तो देख लेते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत क्या क्या है। तो तब तक आप यहाँ पर देख लीजिए। लगता है आप सभी तैयार होंगे हमारे चैप्टर पढ़ने के लिए। तो आइए देख लेते हैं हम सबसे पहले हमारे चैप्टर्स में क्या क्या दिया गया है और हम यहाँ पर आपको क्या क्या कवर कराने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम कराने वाले हैं अम्ल, क्षार एवं लवण, जो कि हमारा किससे रिलेटेड रहेगा, एनसीईआरटी से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो रहेगा, सबसे पहला अम्ल रहेगा, फिर क्षार रहेगा। थोड़ी इंक चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन कर लेते हैं। तो पहले वाली क्या कर लेते हैं, रफ। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपना, तो यहाँ पर हमारा अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं, हम अपने यहाँ पर टॉपिक्स देख लेते हैं कि हमें क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा यहाँ पर इसका क्या, परिचय। तो परिचय को देखेंगे तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि अम्ल, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिड भी बोलते हैं, और क्षार यानी कि बेस और लवण क्या होते हैं। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, अम्ल, क्षार और हमारे लवण क्या होते हैं और ये कैसे अभिक्रिया करते हैं तथा इनके गुणधर्म तथा इनके गुण एवं उपयोग। और क्या पढ़ेंगे हम, अम्ल क्षार हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार ये उपयोगी हैं। जैसे हमारा नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, साबुन में क्षार यानी कि जिसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, और सामान्य नमक के लवण। और इस पार्ट में इन तीनों के बारे में ही सविस्तार करेंगे। तो यानी कि हमारा कुल मिलाकर के यह है कि हमारे चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत पूरे चैप्टर में सिर्फ ये 3 ही चीज़ों को हमें क्लियर करना है। एक हमें सबसे नंबर 1 अम्ल, दूसरा क्षार और तीसरा क्या, लवण। तो आइए देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं हम स्याही चेंज। तो देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसके कुछ मुख्य बिंदु पर भी देख लेते हैं। तो मुख्य बिंदु पर भी कुछ गौर कर लेते हैं। तो मुख्य बिंदु क्या क्या हैं हमारे। तो सबसे पहले हमारे अम्ल क्षार की परिभाषा एवं उनके गुणधर्म। तो जब हम अम्ल को पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ेंगे, हम अम्ल और क्षार की क्या पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे और उनके गुणधर्म पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम प्राकृतिक में कृत्रिम सूचक। फिर इससे नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, लवणों की उत्पत्ति एवं और प्रकार। तो यानी कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुए और यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वह पीएच स्केल पढ़ेंगे। तो पीएच स्केल जो हमारी इस तरह की होती है, ये हमें अम्ल, क्षार और उदासीन के बारे में बताती है। तो यहाँ से हम 1 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर 14 पर लास्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या रहता है, उदासीन रहता है, उदासीन। ठीक है, यहाँ पर अम्ल और यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा, क्षार। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसे भी हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, तो अब और आगे क्या है हमारा यहाँ पर, तो और आगे है अम्ल वर्षा और उसके दुरुपयोग। और फिर क्या करेंगे हम, घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग। तो यानी कि अम्ल और क्षार के हमारे बाद में फिर औद्योगिक उपयोग, यानी कि घरों के उपयोग क्या हैं और घरेलू उपयोग क्या हैं। तो देख लेते हैं हम। तो अब हम चलते हैं थोड़े से नेक्स्ट स्लाइड पर। तो आगे देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो अब हमारा होता है यहाँ पर अम्ल स्टार्ट। ठीक है, इसे कर लेते हैं हम नीचे थोड़ा डाउन। और अब देखते हैं हम यहाँ पर कि हमारा अम्ल और क्षार क्या होते हैं। तो सबसे पहले इनके अंतर्गत हमारे तीनों में से सबसे पहले अम्ल के बारे में जानेंगे। तो अम्ल हमारे क्या होते हैं, तो देख लेते हैं। आपको यहाँ पर हेडिंग भी दिखाई दे रही होगी अम्ल के लिए। तो अम्ल क्या है हमारे यहाँ पर, तो ये हैं अम्ल। तो हमारा सबसे फर्स्ट ही क्वेश्चन ये है कि अम्ल या एसिड क्या है। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलने पर H+ आयन उत्पन्न करते हैं। तो अम्ल जो हैं डेफिनेशन के हिसाब से वे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलने पर H+ आयन देते हैं। या फिर हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे और अभिक्रिया के बाद H+ आयन देते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं हम, अम्लीय या फिर अम्ल कहते हैं।
तो उसी प्रकार यहाँ पर भी देख लेते हैं साइंस की भाषा में क्या कहते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलने पर H+ आयन देते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा इसे ध्यान से देखना कि ये इसने क्या बात कही, ये स्वाद में ये खट्टे स्वाद वाले होते हैं या फिर ये स्वाद में खट्टे होते हैं। फिर इसने और नेक्स्ट क्या कहा कि ये नीले लिटमस पेपर को क्या बना देते हैं, यहाँ पर लाल बना देते हैं, ठीक है। तो कोई हमारा यदि नीला लिटमस पेपर है और यदि हम उसे अम्ल में डुबोएंगे तो फिर क्या होगा, वह हमारा लाल में परिवर्तित हो जाएगा। और हमारा क्षार जो है जस्ट इसका अपोजिट है। यदि हम यहाँ पर लाल लिटमस पेपर, यहाँ पर तो नीला है, यदि हम लाल लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर तो हमारा यहाँ पर क्षार क्या करेगा, क्षार, तो ये क्या बना देगा इसे, ये इसे नीला बना देगा, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, इसे नीला बना देगा। तो देख लेते हैं हम और आगे इस सभी को करते हैं हम डिलीट। तो अब देख लेते हैं हम यहाँ पर, तो हमारे जो यहाँ पर इसके कुछ हमें रासायनिक नाम दिए गए हैं, यानी कि कुछ रासायनिक पदार्थ दिए गए हैं जो सूत्र बताते हैं हम, उसके रासायनिक नाम और उसके कुछ उदाहरण, ठीक है। तो उन्हें देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले जो दिया गया है हमें, वो दिया गया है सिट्रिक अम्ल। तो सिट्रिक अम्ल क्या होता है हमारा यहाँ पर, C6H8O7, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, यह होता है इसका फॉर्मूला, यानी कि इसे रासायनिक नाम भी बोल सकते हैं। और ये हमें किस किस में मिलता है, नींबू में मिलता है और संतरे में मिलता है, यानी कि कुल मिलाकर के ये खट्टे पदार्थों में ही मिलता है। कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल। और एक मिलता है हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम HCl भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो HCl ये इसका रासायनिक नाम। और ये कहाँ मिलता है, मानव के पेट में, ठीक है। जिस टाइम पे हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में आपने कभी महसूस किया होगा कि हमें अंदर से खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, तो वो क्या होता है, ये हमारा यही HCl होता है जो कि हमारे मानव के पेट से आता है, ठीक है। तो आपको, मुझे लगता है कि अम्ल अच्छे से समझ में आया होगा और आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम थोड़ी सी और आगे। तो यहाँ पर दे रखा है फैक्ट बॉक्स अम्ल प्लस क्या क्षार। यदि हम इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, लवण प्लस जल। यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी हमारी, न्यूट्रलाइजेशन क्या कहलाएगी, ठीक है। तो अब हम, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा अम्ल हो गया। तो अब हम देख लेते हैं अपना क्षार, ठीक है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर हमारे क्षार क्या होते हैं। तो क्षार के लिए देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं क्षार। तो अब तक हमने क्या देखा था, अम्ल। तो अम्ल क्या होते हैं हमारे, अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो हमारे स्वाद में खट्टे होते हैं और अभिक्रिया के बाद H+ आयन देते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को क्या बना देते हैं, वह लाल बना देते हैं। तो वो ही क्या होते हैं, हमारे अम्ल होते हैं। अब उसका क्या है यहाँ पर, क्षार। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पर, वही क्वेश्चन है सेम टू सेम कि क्षार हमारे क्या होते हैं। तो क्षार थोड़ा हम क्या कर लेते हैं, इसे रफ, ठीक है। तो हमारे क्षार क्या होते हैं, तो क्षार हमारे वे पदार्थ होते हैं जो, ये इसकी डेफिनेशन अम्ल और क्षार की आपको कन्फ्यूजन करेगी, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, यहीं से ही क्लियर होकर चलना है, ठीक है। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलकर OH- देते हैं। तो अम्ल क्या देते थे, हमारे H+ आयन देते थे, लेकिन हमारे क्षार क्या देंगे, OH- देंगे, ठीक है। और तथा ये क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। तो ये स्वाद में भी कैसे होते हैं, हमारे कड़वे होते हैं। और तथा यह हमारे लाल लिटमस पेपर को क्या बना देते हैं, यहाँ पर नीला बना देते हैं। तो अम्ल क्या था हमारा, अम्ल यहाँ पर नीले लिटमस पेपर को लाल बना रहा था और हमारा क्षार क्या कर रहा है, लाल लिटमस पेपर को नीला में परिवर्तित कर दे रहा है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, हम यहाँ पर क्षार बोलते हैं या फिर क्षार की डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। और यदि हमें इसे सिंपल सरल शब्दों में बताना हो तो हम किस प्रकार बताएंगे, वो बताएंगे कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो हमारे स्वाद में कड़वे होते हैं तथा पानी में घुलकर OH- देते हैं। यही लिख दीजिएगा या फिर थोड़ी सी इसकी तीसरी लाइन और लिख दीजिएगा, जो हमारे लाल लिटमस पेपर को किसमें, नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्षार बोलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्षार का सबसे पहला जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम
हाइड्रा ऑक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं NaOH भी बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा हमारा NaOH, और यहाँ पर इसे जो बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका उदाहरण कहाँ मिलेगा, साबुन में, ठीक है। तो साबुन क्या होता है हमारा, कड़वा, स्वाद में कड़वा होता है। आपने कभी चख करके देखा हो या फिर आप चख करके देख भी सकते हैं, कोई वो नहीं है, नहाने वाली साबुन देख लेना जिससे आप नहाते हो या फिर कपड़े धुलते हो, उसे देख लेना। और हमारा सेकंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, यानी कि CaOH का होल 2I, जिसे हम बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। जिसे हम कौन सा चूना बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, ठीक है। और हमारा CaO, ये क्या हो जाएगा हमारा, बिन बुझा चूना, बिन बुझा क्या हो जाएगा, ये हमारा बिन बुझा चूना, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर तो हमारा बुझा हुआ चूना क्या हो जाएगा, CaOH का होल 2I, ठीक है। और यहाँ पर हमारा बुझा यानी कि बिन बुझा चूना क्या हो जाएगा यहाँ पर CaO। तो आप इन्हें ही ध्यान रखना, यही है हमारे यानी कि 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग, फालतू कुछ नहीं है, तो थोड़ा बहुत ही है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं और आगे। तो यहाँ पर एक नोट और दे रखा है, यदि अम्ल और क्षार को एक साथ मिलाया जाए, तो देख लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसने क्या कहा है, यदि अम्ल और क्षार को एक साथ मिलाया जाता है तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल यानी कि ना ही उन पे प्लस चार्ज होता है ना ही माइनस चार्ज होता है। जैसे कि यहाँ पर प्लस और माइनस को मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है। तो ये उसी प्रकार कह रहा है कि यदि हमें, जैसे कि अम्ल जो होता था हमारा O यानी कि H+ आयन देता था, और क्षार क्या होता है हमारा OH- देता है। और यदि हम अम्ल और क्षार को दोनों को मिक्स कर देंगे आपस में, तो वह क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, यानी कि ना ही वो प्लस देगा ना ही माइनस देगा। उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या बोल सकते हैं हम, 0 बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये उसी बात को कह रहा है, इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो जब हम अम्ल और क्षार को एक साथ मिलाते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसे भी देख लीजिएगा आप। और चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे नेक्स्ट स्लाइड को लेकर के, ठीक है। तो अब है हमारा कुछ महत्वपूर्ण अम्लों के नाम और क्या है, सूत्र, ठीक है। तो इन्हें भी देख लीजिएगा आप। तो इन्हें देख लेते हैं हम। तो ये क्या है हमारा महत्वपूर्ण अम्ल के नाम और क्या है हमारे सूत्र और उनके कुछ उपयोग हैं, यानी कि इनके सूत्र क्या हैं, इनके रासायनिक नाम क्या हैं और इनके कुछ उपयोग भी यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो उन्हें देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें हमारा जो पहला जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर सबसे ही पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर HCl भी बोलते हैं, जिसका हम रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर HCl, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, हमारा मानव के पेट में पाया जाता है। जैसे कि हमने आपको अभी भी पहले ही भी बताया था कि जब हमारे पेट में कुछ एसिडिटी होती है और हमें खट्टी खट्टी सी डकारें आती हैं, तो वही क्या होता है यहाँ पर HCl होता है, ठीक है। और नंबर 2 पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम रासायनिक सूत्र में बोलते हैं H2SO4, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, हमारा बैक्टीरिया में उपयोग किया जाता है, यानी कि जब हम खाना उना पचाते हैं तो ये है उस प्रकार वहाँ पर यूज होता है, ठीक है। अब आ जाता है हमारा यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल, जिसे हम बोलते हैं HNO3, और इसमें ये कहाँ पर प्रयोग होता है, विस्फोटक बनाने में, यानी कि जो हमारे पटाखे हुए या फिर बम हुए, कुछ भी परमाणु चीज़, उसमें यह प्रयोग में लाया जाता है। और नंबर 4 पे आ जाता है हमारा यहाँ पर एसिटिक अम्ल, जिसे हम CH3COOH बोलते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है हमारा, ये हमारे सिरके में पाया जाता है, यानी कि गन्ने के रस को हम कुछ टाइम के लिए रख दें तो वहाँ पर वो हमारा गन्ने का रस सिरके का रूप ले लेता है, ये उसी में पाया जाता है, यानी कि गन्ने के रस में, जिसे हम सिरका भी बोलते हैं। और नंबर 5 जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा कार्बोनिक अम्ल। तो कार्बोनिक अम्ल जिसका हमारा रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा H2CO3, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है, शीतल पेय में, यानी कि जो हमारे शीतल पेय पदार्थ होते हैं, यानी कि शुद्ध पदार्थ होते हैं, ये उन्हों में पाया जाता है। और ये क्या है हमारा छठा हो जाएगा फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल HCOOH जो हमारे चींटी के डंक में पाया जाता है। तो जब हमें कोई चींटी काट लेती है तो उसके डंक में क्या पाया जाता है, यहाँ पर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसी प्रकार लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, दही में पाया जाता है। और यहाँ पर सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है।
ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है? यहाँ पर ये पालक में पाया जाता है। उसी प्रकार टार्ट्रिक अम्ल ये पाया जाता है हमारा इमली में, और उसी प्रकार ब्यूटिक अम्ल, और आप इसी समय का क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और है, ये है यूरिक अम्ल। तो यूरिक अम्ल H5 यानी कि C5H4N4O3 ये कहाँ पर पाया जाता है? हमारे मानव मूत्र में, ठीक है, इसे भी देख लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा इससे आगे। तो अब आ जाते हैं हमारे महत्वपूर्ण क्षारों के नाम और उसके कुछ उपयोग, ठीक है। तो देख लीजिए आप, अगर हम इन सभी को एक एक करके रिवाइज कराएंगे तो हमारी क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमें एक क्लास में एक ही चैप्टर कवर कराना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा जल्दी रिवाइज करना पड़ेगा, तो उसके लिए इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर भी हम थोड़ा बहुत समझा देते हैं। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? NaOH बोलते हैं। इसका मुख्य उपयोग कहाँ पर है? साबुन बनाने में, कागज़ बनाने में, और यहाँ पर रेसे बनाने में, यानी कि जो हमारे कपड़े बनते हैं वह रेसे बनाने में किसका प्रयोग होता है? हमारे यहाँ पर कास्टिक सोडा NaOH का प्रयोग होता है, ठीक है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ पर होता है हमारा? तो ये होता है क्षारीय या बैक्टीरिया बनाने में। और हमारा यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम CaOH का होल ट्वाइस भी बोलते हैं, या फिर जिसे हम बुझा हुआ चुनाई बोलते हैं, ये होता है हमारा दीवारों की पुताई एवं मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में। तो हमारी यदि हमें मिट्टी उपजाऊ बनानी है तो हम यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दें तो हमारी मिट्टी क्या हो जाएगी? काफ़ी उपजाऊ हो जाएगी। और दीवार की पुताई करने में, जिसे हम पुताई बोलते हैं, यानी कि वाइट कलर जो फेरते हैं, तो वही हमारा क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो MgOH का होल ट्वाइस ये क्या होता है हमारा? एंटासिड की दवा में। तो हमारी ये कुछ दवाओं के नाम हैं, ये ज़्यादातर दवाओं में ही प्रयोग आता है। उसी प्रकार ये हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी दवाओं में आता है। और ये घरेलू क्लीनर में क्या है हमारा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यानी कि यदि हम घरों को कुछ क्लीन करना है, यानी कि शीशा क्लीन करना है, तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे हम? यहाँ पर NH4OH का होल ट्वाइस करेंगे, ठीक है। तो यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कर देंगे। उस प्रकार आप यहाँ पर नीचे भी देख लीजिएगा, आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब तक हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड की ओर, हमें काफ़ी कवर करना है यहाँ पर सिलेबस। तो अब हमारे आगे क्या हैं? तो आगे हैं हमारे महत्वपूर्ण 15 लवण एवं रासायनिक सूत्र एवं उसके क्या हैं? प्रयोग। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा एक एक करके समझाने में, ठीक है। ये लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर अम्ल और क्षार सूचक, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स ऑफ एसिड एंड क्या बोलते हैं यहाँ पर? बेस भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं सूचक। तो इंडिकेटर हमारे क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के आधार पर रंग में परिवर्तन करते हैं। तो हमारे सूचक क्या होते हैं? सूचक वो होते हैं जो हमारे अम्ल या फिर क्षार की प्रकृति के आधार पर हमें उसका कलर बताते हैं, या फिर कलर में क्या करते हैं? यहाँ पर डिफरेंस करते हैं। उन्हें ही क्या कहते हैं? हम यहाँ पर सूचक बोलते हैं। इनका उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि कोई पदार्थ कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है। तो ठीक है, यहाँ पर सूचक या फिर इंडिकेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यानी कि उसका यूज तो किसी अम्ल की या तो क्षारीय प्रकृति या फिर अम्लीय प्रकृति को जानने के लिए किसी क्या प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर सूचक, जिसे हम इंडिकेटर भी बोलते हैं। तो एक विशेष जानकारी, यानी कि यहाँ पर एक विशेष नोट है। तो सूचक रासायनिक यौगिक होते हैं जो अम्लीय माध्यम में एक रंग और क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग दिखाई देते हैं। तो अम्लीय प्रकृति होगी तो अलग कलर होगा, और क्षारीय प्रकृति होगी तो अलग कलर होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम यहाँ पर सूचक के प्रकार, यानी कि इंडिकेटर के प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले प्राकृतिक सूचक, तो जैसे कि हमारी हल्दी हो जाएगी, लाल गोभी का रस, और यहाँ पर फूलों का अर्क, ठीक है। तो ये क्या है हमारे? ये हमारे प्राकृतिक क्या हैं? सूचक हैं, ठीक है। और उसी प्रकार हमारे कृत्रिम जो हमने बनाए हैं प्रयोग करने के आधार पर, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? लिटिमस पेपर, जैसे कि हमें लिटिमस बोलते हैं, रेड लिटिमस पेपर बनाया हमने, या फिर ब्लू लिटिमस पेपर बनाया, तो हमारा लिटिमस या फिर मेथिल ऑरेंज या फिर क्या बोल सकते हैं? फिनाल फिथलेन, ठीक है। तो ये क्या हैं? ये हमने कृत्रिम यानी कि अपने हाथों से बनाए हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार हम और आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, वो है हमारी प्रमुख सूचकों के, क्या है यहाँ पर? प्रमुख सूचकों के कुछ रंगों में परिवर्तन। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पर लिटिमस। तो लिटिमस क्या करता है हमारा? नीला यानी कि अम्लीय माध्यम में रंग। तो ये क्या बताएगा हमारा? ये हमारा अम्लीय माध्यम में रंग बताएगा। और इधरला क्या, दूसरी तरफ का साइड का क्या बताएगा हमारा? यहाँ पर यह क्षारीय माध्यम
में रंग को बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पर, यदि हमारा लिटमस पेपर है तो यदि हम इसे लिटमस पेपर को क्या बनाएंगे, यानी कि नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डुबेंगे तो यहाँ पर लिटमस ये हो जाएगा, नीला ये हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के दोनों क्या हो जाएगा, नीला लिटमस। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लाल लिटमस पेपर में चेंज हो जाएगा अम्ल में देने पर, और वही लाल लिटमस पेपर वह पुनः नीले लिटमस पेपर में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, किस में देने पर, क्षार में देने पर। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर मेथिल ऑरेंज, तो मेथिल ऑरेंज यदि हमारा इसे हम अम्ल में देंगे तो नारंगी से क्या हो जाएगा, ये लाल हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम क्षार विलयन में डुबाएंगे तो ये नारंगी से क्या हो जाता है, हमारा यहाँ पर पीला हो जाता है। तो देख लीजिए मेथिल ऑरेंज जो है वो हमारा अम्ल में जो है नारंगी से लाल हो जा रहा है, और क्षारीय प्रकृति में नारंगी से क्या हो जा रहा है, यहाँ पर पीला हो जा रहा है। तो उसी प्रकार हमारा इसे देख लेते हैं, यह क्या है हमारा फिनोल्फेथिलीन, तो ये क्या हो जाता है, हमारा अम्ल में डुबोने से ये रंगीन हो जाता है, और ये कैसा हो जाता है, यहाँ पर क्षार में डुबोने से गुलाबी हो जाता है। और हल्दी, यदि हम हल्दी को अम्ल में डुबोएंगे तो यह कैसी रहती है, हमारी पीली ही रहती है, लेकिन यदि हम इसे क्षार में डुबोते हैं तो क्षार में डुबोने के बाद क्या हो जाती है हमारी यहाँ पर, ये लाल या फिर भूरी भी बोल सकते हैं। तो या तो ये लाल हो जाएगी या फिर यहाँ भूरी हो जाएगी, पीली हल्दी। ठीक है, उसी प्रकार हमारा लाल गोभी का रस जो यदि हम इसे अम्ल में डुबोएंगे तो यह लाल ही रहेगा, लेकिन यदि हम इसे क्षार में डुबोएंगे तो या तो ये हरा हो जाएगा या फिर कैसा हो जाएगा, यहाँ पर नीला हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम और आगे, और अब हम देख लेते हैं इसके थोड़े से उपयोग। तो उपयोग क्या क्या है हमारे यहाँ पर, तो घरेलू उपायों में अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा विज्ञान प्रयोगों में रासायनिक विश्लेषण में, और तीसरा क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर शैक्षिक प्रयोगशालाओं में अम्ल एवं क्षार का परीक्षण करने में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो ये हमारे यहाँ पर कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि सभी सूचक ताप और सांद्रण पर निर्भर होते हैं, लेकिन कुछ सूचक इस रंग बदलने के लिए केवल विशिष्ट pH सीमा में क्या करते हैं, यहाँ पर कार्य करते हैं। उसी प्रकार अब और आगे देख लेते हैं, तो अम्ल के क्या हैं यहाँ पर रासायनिक कुछ गुणधर्म, तो अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं, वे रासायनिक यौगिक होते हैं, या फिर जिसे हम सही से समझें तो अम्ल वे रासायनिक यौगिक होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं। तो ये जल में घुलकर के क्या करते हैं, H+ आयन प्रदान करते हैं, लेकिन ये तीव्र स्वाद वाले संक्षारक और रासायनिक अभिक्रियाओं में सक्रिय होते हैं। तो ये कुल मिलाकर के वही बताया हमने आपको, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा ये जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, और यह क्या करते हैं, हमारे नीले लिटमस पेपर को लाल बना देते हैं। ठीक है, तो वह क्या होते हैं, हमारे अम्ल होते हैं। तो ध्यान देने योग्य कुछ यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए हैं, सभी अम्ल समान रूप से सक्रिय नहीं होते, तो यानी कि सभी अम्ल जो है हमारा एक समान रूप से कार्य नहीं करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 जैसे खनिज अम्ल अत्यधिक सक्रिय होते हैं। तो यानी कि ये दोनों जो अम्ल है हमारे H2SO4 तथा HCl, ये हमारे काफ़ी तेज़ गति से हमारा क्या करते हैं, कार्य करते हैं, वर्क करते हैं। और जबकि सिट्रिक अम्ल जो है ये कार्बनिक और अपेक्षित क्या करते हैं, ये कमज़ोर होते हैं। तो ये इतनी अच्छे से नहीं करते जितने अच्छे से हमारे H2SO4 या फिर HCl ये दोनों अम्ल करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं और आगे थोड़ा सा, तो और आगे क्या है हमारा यहाँ पर प्रमुख रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं प्रमुख रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो इसे करते हैं हम नीचे, तो प्रमुख रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इसे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे नंबर फर्स्ट गुणधर्म, तीसरा है अभिक्रिया विसरण, दूसरा अभिक्रिया विसरण, तीसरा क्या है हमारा यहाँ पर उदाहरण। ठीक है, तो अब सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पर, तो धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो धातुओं के साथ अभिक्रिया क्या करेगा, तो अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो यदि हमारा अम्ल जो है यहाँ पर धातुओं से क्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा, मुक्त कर देगा, तो यानी कि हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करेगा। तो Zn की अभिक्रिया, जिंक क्या है हमारा यहाँ पर धातु है। ठीक है, तो जिंक की अभिक्रिया यदि हम यहाँ पर H2SO4 के साथ कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट बनता है, प्लस का क्या बनता है हमारे यहाँ पर H2O गैस क्या हो जाती है, यहाँ पर मुक्त हो जाती है। ठीक है, ये क्या हो जाती है, हमारी गैस मुक्त हो जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर यदि धातु के कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, अम्ल कार्बोनेट से अभिक्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न करता है। तो अम्ल आपके क्या करेगा हमारे साथ, तो अम्ल जब किसी भी अभिक्रिया से करेगा तो वह क्या करेगा,
धातु एवं कार्बोनेट व हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या करेगा, तो Na2CO3 प्लस 2HCl, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यदि हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, NaCl, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, नमक, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, या और CO2 गैस हमारी क्या कर देगा, यहाँ पर ये मुक्त कर देगा, और प्लस में क्या बनाएगा हमारे साथ, यह जल बना देगा। ठीक है, उसी प्रकार यह देख लीजिए, ये भी उसी प्रकार वर्क करेगा, ये भी यही करेगा, और इसका भी यही काम है। ठीक है, तो संकेतों के साथ अभिक्रिया, यानी कि अम्ल संकेतों का रंग में बदलते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिटिमस पेपर को या तो नीला है तो लाल बना देगा, लाल को नीला बना देगा, बस यही काम है इसका। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और आगे। ठीक है, तो वही उसी प्रकार देखो, कुल मिलाकर के हमारे मेन टॉपिक जो थे अम्ल, क्षार, और ये हमने आपको ऊपर वाली स्लाइड में काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। अब यहाँ पर हमारे वही लॉन्ग तरीके से बार बार वही रिपीटेड हो रहे हैं, बार बार नए तरीके से यहाँ पर आए जा रहे हैं, तो हम उसी प्रकार उसे, इससे आपका जो है रिवीजन भी हो रहा है, और यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल्स के तरीके से यहाँ पर समझाया भी जा रहा है। बाद में हम इसके जो है अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी करेंगे, तो उन्हें भी देख करके जाइएगा। ठीक है, जब तक आप अपने यहाँ पर दोस्तों को वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, और वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं और आगे। तो यहाँ पर क्या है हमारा, क्षारों का रासायनिक गुणधर्म, किसके, क्षारों के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, यहाँ पर क्षारों के रासायनिक गुणधर्म, जैसे हमारा क्षार वे रासायनिक यौगिक होते हैं जो जल में घुलकर OH- तथा ये जब जल में घुलते हैं तो विद्युत प्रभावित करते हैं, तथा तब उन्हें क्या कहते हैं, हम यहाँ पर क्षार कहा जाता है। ये जो है हमारे यहाँ पर जल में घुलकर विद्युत क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, या फिर किसे बोलते हैं, विद्युत प्रभावित करते हैं, तो उन्हें क्षार कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर कुछ बॉक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्षार क्षारक होते हैं। देखो इसने ये बात कितनी अच्छी कही है कि सभी क्षार जो होते हैं हमारे वह क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक जो हैं वह क्षार नहीं होते। यानी कि ये कह रहा है कि सभी क्षार जो हैं हमारे क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक हमारे क्षार नहीं होते। ठीक है, जैसे यहाँ पर NaOH, KOH आदि क्या हैं, क्षार हैं, क्योंकि वे जल में घुल जाते हैं। तो ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनके मुख्य रासायनिक गुणधर्म। तो मुख्य रासायनिक गुणधर्म में क्या है हमारे, अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो यदि हमारा अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर क्षार, अम्ल प्लस लवण प्लस जल एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, तो यदि हमारे क्षार और अम्ल अभिक्रिया करेंगे तो क्षार क्या है हमारा, NaOH प्लस ये क्या है अम्ल HCl, तो यहाँ पर क्या बना देगा, ये NaCl प्लस हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर जल बन जाएगा। उसी प्रकार धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, तो कुछ क्षार धातुएं ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर इसकी समीकरण क्या हो जाएगी, NaOH ZNO, और इस ये अभिक्रिया करके क्या हो जाएगा यहाँ पर Na2ZNO2 प्लस का क्या हो जाएगा हमारा H2O। ठीक है, तो अब हम देखते हैं और आगे स्लाइड की ओर। तो और आगे क्या है हमारा यहाँ पर, ये निष्कर्ष है, ये अभी हमने आपको बताए थे अम्ल, क्षार, और ये क्या है उदासीनीकरण की अभिक्रिया है कि जब एक अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो वह लवण और जल बनाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हम यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हमने आपको यहाँ पर बताया भी था कि कौन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया है, यहाँ पर अम्ल और क्षार ने देखो अभिक्रिया करी थी, तो अम्ल और क्षार, तो ये क्या बना देगा हमारा, यहाँ पर जल क्या हो जाएगा, यहाँ पर उदासीनीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, उदासीनीकरण हो जाएगा, उदासीनीकरण। ठीक है, तो यदि हम क्षार और अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, ये उदासीनीकरण बन जाता है। ठीक है, तो ये उसी प्रकार ये भी कह रहा है कि जब अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो वह लवण और जल बनाता है। इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, हम यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब और आगे देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो अभिक्रिया के विशेषताएँ, यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में ताप उत्पन्न होता है। ये देख लीजिएगा आप, थ्योरी टाइप है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसका दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, तो पेट की अम्लता के उपचार में। ठीक है, तो ये किसका उपयोग है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का। ठीक है, और उसी के साथ यहाँ पर अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया क्या है, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड आमतौर पर क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं आमतौर पर यह क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, यहाँ पर लवण और जल बनाते हैं। तो जैसा कि हमने अभी आपको पीछे ही बताया था, ये हमारी अभिक्रिया हो जाएगी NaOH प्लस HCl, तो ये क्या बनाएगा हमारा NaCl
NaCl, जिसे क्या बोलते हैं हम, नमक भी बोलते हैं, प्लस में क्या बनाएगा ये यहाँ पर H2O। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारी अभिक्रिया संतुलित है नहीं, तो NaCl यानी कि ये तो सही है, और H2O तो यानी कि ये हमारी अभिक्रिया क्या है, यहाँ पर संतुलित है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जल हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं हम, उदासीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदासीन। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास, उदासीन हो जाएगा। तो देख लेते हैं और आगे अभिकरण की व्याख्या करते हैं। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, अभिकरण की व्याख्या। तो CuO एक काले रंग का ठोस धात्विक ऑक्साइड होता है। HCl क्या है, एक अम्ल है जो H+ आयन देता है। ठीक है, ये वही बार बार रिपीटेड हो रही है, जैसे कि हमने आपको ऊपर भी बताया था, वो यही स्लाइड चलती रहेगी। अब इसमें थोड़ा सा एक मोस्ट वो आया है फैक्ट। तो ये क्या है, क्या आप जानते हैं, ठीक है, तो क्या आप जानते हैं, तो क्या जानते हैं भाई, कि धात्विक ऑक्साइड जैसे Na2O, CaO और MgO क्षारीय होते हैं, और अम्लों को तटस्थ करने की क्षमता इनमें होती है, तथा यह क्या होते हैं हमारे क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। तो इन्हें ही क्या कहा जाता है, यहाँ पर क्षारीय ऑक्साइड भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर निष्कर्ष हो जाएगा धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल। तो यहाँ पर ये क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे, प्लस क्या बनाएंगे, यहाँ पर जल भी बनाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर यह अभिक्रिया एक प्रकार की उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, धात्विक ऑक्साइड एवं अम्लीय क्या है, धात्विक ऑक्साइड अम्लीय के साथ प्रतिक्रिया कर क्षारीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसे थोड़ा सा ऊपर करके। ठीक है, तो अम्ल और क्षार की समानताएं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो हमारा नेक्स्ट में जो रहेगा वो रहेगा अम्ल क्षार, यानी कि क्या रहेगा हमारा यहाँ पर, अम्ल क्षारकों की समानताएं। ठीक है, तो अम्ल और क्षारकों की क्या रहेगी हमारे यहाँ पर, समानताएं रहेंगी। तो इसे देख लीजिएगा, आपने देख ली होंगी। अब हम चलते हैं इसे थोड़ा सा और आगे। अब ये क्या है, हमारे कुछ समानताएं हैं कि जल में घुलनशीलता। तो अम्ल और क्षार हमारे क्या होते हैं, यह दोनों जल में घुलते हैं और तथा आयनों को क्या करते हैं, यहाँ पर ये आदान प्रदान भी करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार विद्युत चालकता, दोनों विद्युत का प्रवाह करते हैं क्योंकि ये आयनों में टूट जाते हैं। तो जो हमारे पदार्थ आयनों में टूट जाते हैं वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर विद्युत का क्या करते हैं, यहाँ पर प्रवाह करते हैं, यानी कि उनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो सकती है। ठीक है, उसी प्रकार सूचक के साथ अभिक्रिया, तो दोनों सूचक होते हैं, जैसे कि नीले लिटमस पेपर को लाल बना देते हैं और लाल लिटमस पेपर को क्या बना देते हैं, यहाँ पर नीला बना देते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ये क्या कहलाती है, हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और सावधानी आवश्यकता क्या है, दोनों ही त्वचा को हानि पहुंचा सकते हैं, अतः सुरक्षा आवश्यक है। तो यानी कि जब भी हमें इस पर कुछ प्रयोग करना हो तो हमें रबड़ के ग्लिव्स पहनकर ही प्रयोग करना चाहिए, ताकि ये हमारे क्या है, हाथों को काफ़ी नुकसान ना पहुँचाए, क्षतिग्रस्त ना करे। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर एक नोट भी दिया गया है। तो नोट में क्या है, नोट देखेंगे हम। ठीक है, नोट क्या है, अम्ल H+ आयन तथा, तो अम्ल क्या है, H+ आयन, और क्षार OH- आयन प्रदान करते हैं, जिसे उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं भी क्या होती हैं, यहाँ पर उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार बताया भी था आपको, जब से ये मैराथन स्टार्ट हुई है जब से बता रहे हैं कि अम्ल जो होते हैं हमारे H+ आयन देते हैं और क्षार क्या होते हैं हमारे OH- देते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं हमारे जलीय विलयन में अम्ल और क्षारकों का व्यवहार। तो यदि ये हमारे साथ जल में घुलते हैं तो यह कैसे होते हैं, तो देख लेते हैं इसका। तो यह जल में घुलने के बाद हमारे कैसे होते हैं, तो उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे मुख्य तथ्य जो हैं तो वो है कुछ इस प्रकार हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं इसे। तो जब अम्ल और क्षार जल में घुलते हैं तो वे आयनों में विघटित होकर इन आयनों के कारण ही अम्ल और क्षार के गुण दिखाई देते हैं, जैसे स्वाद का खट्टा, या फिर नीले लिटमस पेपर में परिवर्तन, या फिर विद्युत में चालकता। तो ये इसी के कारण होता है। ठीक है, अब हम और आगे देख लेते हैं मुख्य तथ्य क्या हैं। तो अम्ल जल में घुलकर H+ आयन या फिर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्षार क्या करते हैं, यहाँ पर OH- करते हैं। उसी प्रकार आयन और अम्ल क्षार को क्या करते हैं, विद्युत के चालन होते हैं। सूचक जैसे लिटमस पेपर हुआ, मेथिल ऑक्जेलिक हुआ, ये हुआ, उसी प्रकार क्या बोलते हैं, इनमें भी क्या करते हैं, यहाँ पर परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अम्ल क्षारकों के जलीय विलयन एवं घोल। ठीक है, तो देख लीजिए आप, ये सूत्र हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ निष्कर्ष हैं, इन्हें भी देख लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं अम्ल और क्षार को कितने प्रबल हैं, यानी कि pH मान। तो pH देख लेते हैं यहाँ पर।
पीएच स्केल किसे कहा जाता है? तो किसी अम्ल में, सबसे पहले देख लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो किसी अम्ल में क्षार की प्रबलता, तो यानी कि क्षार की क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? प्रबलता। यह निर्धारित करती है कि, क्या निर्धारित करती है? जल में घुलकर कितने हाइड्रोजन यानी कि H+ या फिर कितने OH- यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन उत्पन्न करता है। इसे मापने को ही क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? पीएच स्केल बोलते हैं। तो यानी कि हम इसे सरल शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारा पीएच स्केल वह मान है जो हमारा अम्ल और क्षार की प्रकृति को क्या बताता है? यहाँ पर माप कर बताता है। उसे क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? पीएच स्केल बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो पीएच स्केल में जो है 0 से लेकर के कितने 14 तक हमारी क्या होती है? यहाँ पर गिनती होती हैं। तो पीएच स्केल हमारा कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। आपको आगे चित्र भी दिखाया जाएगा। ये हो जाएगा हमारा, ये हमारे कितने भागों में रहेगा? 3 भागों में डिवाइडेड रहेगा, ठीक है। ये हमारा 3 भागों में डिवाइडेड रहेगा। तो ये हमारा 0 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक रहेगा? 14 तक रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा? हमारा 7 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अम्लीय होगा, यहाँ पर क्षारीय होगा, और यहाँ पर क्या होगा? हमारा यहाँ पर उदासीनीकरण होगा, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं हम। तो आगे क्या है हमारा? पीएच यदि 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा, यदि 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होगा, या फिर 7 है तो वह क्या होगा? न्यूट्रल होगा। पीएच जितना कम होता है अम्ल, पीएच उतना ही अधिक तेज क्षार होता है, ठीक है। तो यानी कि ये एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। यानी कि जिन्हें हम अपोजिट भी बोल सकते हैं। एक ज़्यादा रहेगा तो एक कम रहेगा, एक कम तो एक ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसका कुछ सामान्य, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सामान्य पदार्थों का पीएच मान। तो सबसे पहले HCl, तो यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान जो माना जाता है वह 1 माना जाता है। ये क्या होता है? हमारा प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। उसी प्रकार नींबू का रस, तो नींबू का रस का पीएच का मान कितना होता है? 2 से 3 पीएच मान तक होता है, और यह मध्यम अम्ल माना जाता है। उसी प्रकार शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वह 7 माना जाता है, जिसे हम न्यूट्रल या फिर जल को हम उदासीन भी बोल सकते हैं। यह क्या होता है? हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि NaOH, तो इसका पीएच मान कितना होता है हमारा यहाँ पर? तो उसका पीएच मान होता है 13 से लेकर के 14 तक, जिसे हम प्रबल क्षार भी बोलते हैं। उसी प्रकार दूध का पीएच मान कितना होता है? वो होता है 6.5 यानी कि थोड़ा अम्लीय, जिसे हम बोल सकते हैं। तो यदि यह पूरा 7 हो जाता है तो यहाँ पर ये किस में आ जाता है? उदासीन की अभिक्रिया में आ जाता है। तो ये क्या हो जाता है? उदासीन। लेकिन यह 7 से थोड़ा कम है तो हम इसे क्या बोलेंगे? थोड़ा अम्लीय बोलेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं और आगे, ठीक है। तो अब क्या है हमारा यहाँ पर निष्कर्ष है? तो निष्कर्ष क्या है? पीएच स्केल यह दर्शाती है कि कोई अम्ल या फिर क्षार कितने शक्तिशाली या फिर क्या है? मंद है। यह वैज्ञानिक और चिकित्सक दोनों क्षेत्रों में उपयोगी है, जैसे मृदा गुणवत्ता, शरीर की अम्लता और जल की शुद्धता, इसमें क्या है? उपयोगी है, ठीक है। तो यह इन सभी को क्या करता है? दर्शाता है। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा और आगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं पीएच स्केल क्या है। तो पीएच स्केल जो होता है वो पीएच स्केल देखने में ऐसा होता है। कैसा होता है? इस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन क्या दर्शा रही है हमारी यहाँ पर? पीएच स्केल, ठीक है। तो पीएच स्केल क्या है? तो पीएच स्केल 0 से लेकर के 14 तक होती है। तो यहाँ से देख लो, यहाँ से 0 से स्टार्टिंग हुई है, कहाँ तक हुआ है इसका एंड? इसका एंड हुआ है 14 तक, ठीक है। तो ये बात तो सत्य हो गई। तो किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीय को दर्शाती है। तो अम्लता यानी कि 0 से लेकर के 6 तक है तो यह कितने को दर्शाएगा? हमारे अम्लीयता को दर्शाएगा। और यदि 8 से लेकर के 14 तक है, यह हमारे क्षारीय प्रकृति को दर्शाएगा, ठीक है। यह स्केल बताती है कि कोई विलयन कितना अम्लीय है या फिर कितना क्षारीय है, जैसा कि आपको नीचे दिखाया गया है, ठीक है। तो आपको बाहर से जो है डेफिनेशन रटने की आवश्यकता नहीं है, आप चित्र को देखोगे और डेफिनेशन याद कर लोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है? पीएच स्केल 0 से लेकर के 14 तक होती है। तो 0 से लेकर के 14 तक होती है, जो देख लीजिए, इस पॉइंट को नोट करिएगा, जो पदार्थ की अम्लीयता और क्या है? क्षारता को दर्शाती है। इसे ही क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? पीएच स्केल बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार देख लेते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया है हमारा यहाँ पर? तो वो दिया गया है उदाहरण। तो उदाहरण में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अत्यधिक क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। सिरका भी उसी में से एक है। लेकिन शुद्ध जल क्या होता है हमारा यहाँ पर इसका पीएच मान बिल्कुल शून्य होता है, उदासीनीकरण होता है, ठीक है। और आगे विभिन्न पदार्थों के पीएच मान दे रखे हैं यहाँ पर, तो इन्हें देख लीजिए, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। एक एक करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसी प्रकार ये दिए गए हैं हमारे कुछ, ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाता है हमारा दैनिक जीवन में
इसका प्रयोग। तो पीएच मान का जो प्रयोग है तो उसे भी देख लीजिएगा आप। अब हम देख लेते हैं मानव शरीर में पीएच संतुलन, ठीक है। तो ये हेडिंग देख लेते हैं हम, ठीक है। तो हमारी हेडिंग कौन सी हो जाएगी, मानव शरीर में पीएच का संतुलन। तो हमारे शरीर में पीएच सामान्यतः क्या होता है, यहाँ पर 7.5 से लेकर के कितने 7.25 तक हो जाता है। तो 7.35 से लेकर के 7.45 तक हो जाता है, ठीक है, के बीच में होता है। यदि यह सीमा बहुत अधिक घटती है या फिर बढ़ती है, तो ये सीमा जो है बहुत अधिक घटती है या फिर क्या होती है यहाँ पर बढ़ती है, तो उसे क्या बोलते हैं, तो यह गंभीर स्वास्थ्य समन्वय उत्पन्न कर सकता है, अम्ल तत्व या क्षारीय रक्त असंतुलन कहलाता है। तो यदि हमारी जो है 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच तक है हमारे रक्त की अम्लीयता, तो हम क्या बोलते हैं, इसे शरीर को नॉर्मल बोलते हैं। यदि हमारी इससे कम या फिर ज़्यादा है तो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी दिक्कतें वाली बात हो सकती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार दांतों की सुरक्षा, तो दांतों की सुरक्षा के लिए तो भोजन करने के बाद मुंह में बनने वाले अम्ल दांतों के इनेमल को क्षति पहुंचा सकता है। जब पीएच 5.5 से कम हो जाता है तब दांतों का क्षरण होना शुरू हो जाता है, जिससे टूथपेस्ट का क्षारीय स्वयंभान इस अम्लों को न्यूट्रल कर देता है। तो जब हम अपने टूथपेस्ट से क्या करते हैं, दांत को मांजते हैं, तो उस प्रकार यह क्या कर देता है, हमारे उसे न्यूट्रल कर देता है, जिससे हमारे क्या है, दांत का क्षरण होने से बच जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं और आगे। तो कीटनाशक का उपयोग, यह है मृदा में क्या हो जाएगा इसका उपचार। तो फसलों में वृद्धि के लिए पीएच की आवश्यकता होती है। मृदा में अधिक अम्लीय हो तो उसमें चूना यानी कि CaO, यानी कि यहाँ पर क्या CO3 मिलाया जाता है। अम्लीय क्षारीय जिप्सम में डाला जाता है, या फिर क्या है, किसान पीएच मानक द्वारा यह जांचते हैं कि कौन सी खाद डालनी है। तो हम पीएच स्केल की सहायता से यह भी जान सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी खाद अच्छी रहेगी और कौन सी खाद अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। तो देख लेते हैं और आगे। तो और आगे क्या है हमारा, जल के स्रोतों में गुणवत्ता। तो देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम देख लेते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम, तो हमारा यहाँ पर क्या है, तो देख लीजिए हमारी वीडियो काफ़ी लंबी होते जा रही है, तो आप इसे भी देख लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि इसका सूत्र ये हो जाएगा NaOH, तो इसे भी देख लीजिए। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन उत्तर की ओर। यहाँ पर व्यंजक चूर्ण हो जाएगा, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, अब हम आपको थोड़ा सा फास्ट कराते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेकिंग सोडा हो जाएगा, हमारा रासायनिक नाम हो जाएगा, कुछ हमारे यहाँ पर निर्माण हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर रासायनिक गुणधर्म एवं उसके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्रयोग हो जाएंगे, इसे भी देख लीजिए। यहाँ पर कुछ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसे भी देख लीजिए। यहाँ पर धोने का सोडा, जिसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसे हम Na2CO3 × 10H2O, इसमें जो है हमारा वन लाइनर क्या बनता है, यहाँ पर बहुविकल्प बनते हैं, तो उसे देख लीजिएगा आप। तो इन फॉर्मूलों पर सभी पर बहुविकल्प बनेंगे, तो आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर इसकी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएंगी, ये महत्वपूर्ण बिंदु हो जाएंगे। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, जिसे हम POP भी बोलते हैं, जो हम घरों में अधिक सफ़ेदी के लिए POP कराते हैं नहीं, तो जिसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं गांव की भाषा में, दीवार में लगभग आटे जैसा गूंद करके उसे दीवार से जो करते हैं, उसी प्रकार को हम क्या बोलते हैं, उसे हम POP बोलते हैं, ठीक है। उसे हम लोहे की कुछ पतरी लेकर के या फिर एंगल लेकर के उसे दीवार से रगड़ करते हैं, तो उसी प्रकार को क्या बोलते हैं, हम POP बोलते हैं। तो उसे ही क्या बोलते हैं, हम POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो इसका जो हो जाएगा, ये सफ़ेदी के लिए किया जाता है, इसका निर्माण ये हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर POP के साथ पानी में व्यवहार, तो POP का पानी के साथ व्यवहार क्या है, तो POP को जब पानी के साथ मिलाया जाता है तो यह जल्दी जम जाता है, और यह कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट क्या करता है, जिप्सम में बदल जाता है। तो यदि हम पुट्टी में पानी डालते हैं, तो थोड़ा सा पानी जब हम डालते हैं तो वह पानी एकदम से ही सूख जाता है, तो उसका यही कारण है। तो देख लीजिए ये, और इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किए जाते हैं, छतों की दीवारों की सजावट में किया जाता है, या फिर मूर्तियों की सजावट के लिए किया जाता है, या फिर दीवारों की दरारें भरने में भी किया जाता है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर लैंटरों में कुछ डिजाइनिंग करते हैं, या फिर फूल बनाते हैं, या फिर गोला बनाते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर POP का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। POP जल्दी जमने वाला पदार्थ है, जो जल के संपर्क में आने पर क्रिस्टलीकरण कर देता है। यह हड्डियों की चोट को तुरंत जमने के कारण प्राथमिक उपचार में बहुत उपयोगी है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाता है, हमारा यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त हो जाता है। अब आ जाते हैं हमारे यहाँ पर क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न और उत्तर, ठीक है। तो प्रश्न उत्तर में क्या है, सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारे यहाँ पर, अम्ल, क्षार एवं लवण को समझने के लिए आपको 3 प्रणालियाँ दी जाती हैं। इनमें से एक का अस्तित्व जल है तथा 2 का अम्लीय विलयन और
एक का अम्लीय दूसरे का क्षारीय है। यदि आपको केवल लाल लिटिमस पत्र दिया जाए तो यहाँ पर प्रत्येक परखने लगे पदार्थ की पहचान कीजिए। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देख लीजिए, वीडियो हो चुकी है काफ़ी लंबी, तो हम आपको अब समझाएंगे नहीं, आपको खाली PDF दिखा देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेकर के आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार हमारा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, उसी प्रकार ये प्रयोग हो जाएंगे, ठीक है। इसे भी देख लीजिएगा। इसे कर लेते हैं हम थोड़ा नीचे, ठीक है। अब हम अम्ल क्षार के विद्युत चालन में संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे कुछ और प्रश्न हैं, इन्हें भी देख लीजिए। और हम सामान्य रासायनिक यौगिक से संबंधित क्वेश्चन, इन्हें भी देख लीजिएगा। हेडिंग मेन है, हेडिंग का स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। अब ये यहाँ पर हो जाएगा, देख लीजिए इसे। अम्ल क्षार में pH वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि ये बहुविकल्पीय प्रश्न आ चुके हैं। तो अब हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्विक रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करा देते हैं यहाँ पर हम क्विक रिवीजन जल्दी से। तो सबसे पहले जो हमने आपको बताई थी हेडिंग, अम्ल और क्षार बताई थी। तो अम्ल हमारे क्या होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, अम्ल क्या होते हैं यहाँ पर, जो हमारे स्वाद में खट्टे होते हैं तथा यह जल में घुलकर OH+ देते हैं, यानी कि H+ आयन देते हैं। जल में क्या घुलते हैं, H+ आयन देते हैं। OH- कौन से देते हैं, क्षार देते हैं, ठीक है। तो यह H+ आयन देते हैं और यह नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो ये क्या होते हैं हमारे अम्ल। उसी प्रकार क्षार क्या होते हैं, जो जल में घुल करके OH- देते हैं तथा यह स्वाद में कैसे होते हैं, यहाँ पर कड़वे होते हैं, ठीक है। और यह लाल लिटमस पेपर को कैसे कर देते हैं, यहाँ पर नीले कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ज़्यादा मेन तो यही था, बाद में फिर आगे क्या थे, यहाँ पर ये सूत्र थे। तो यहाँ पर एक और आया था, यहाँ पर क्या था, सूचक। सूचक क्या होता है, तो सूचक जो है अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति में क्या बताता है, रंग के परिवर्तन को बताता है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा सूचक हमारा। और आगे क्या था हमारा, और आगे ये हो जाएगा, ये तो उसी प्रकार है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये उसी प्रकार है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। अब आ जाता है ये हमारा pH स्केल। तो pH स्केल क्या है हमारा, तो pH स्केल 0 से 14 तक की संख्या, वह 0 से 14 तक लिखी हुई वह संख्या है जो किसी पदार्थ की अम्लता तथा क्षारता को दर्शाती है। तो यह यदि 0 से लेकर के 6 तक है तो हमारी यह स्केल जो है अम्लता को दर्शाएगी। यदि 7 है तो यह उदासीनीकरण को दर्शाएगी। और यदि 8 से लेकर के 14 तक है तो वह कैसे दर्शाएगी, यहाँ पर क्षारीय को दर्शाएगी, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा, उसी से रिलेटेड चैप्टर हो जाता है हमारा ख़त्म। तो कैसा लगा आप सभी को यह वीडियो, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो यदि आपको इन सभी की PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर है, आप वहां से जाकर के उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर PCM बाय प्रदीप सर सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि हमने आपको वादा किया है तो आपका वादा पूरा भी निभाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने फर्स्ट लेक्चर आपको पहले करा दिया है, यानी कि कल, और सेकंड लेक्चर आज लेकर के आए हैं, और हम यहाँ पर थर्ड लेक्चर आपको कल लेकर के आएंगे, ठीक है। तो हमारा आज का पूरा चैप्टर हो चुका है ख़त्म। जैसे कि हमने आपको यहाँ पर वादा किया था कि एक क्लास में क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक क्लास में पूरा चैप्टर क्या कर देंगे यहाँ पर ख़त्म। तो हमने वो कर दिया है वादा पूरा, ठीक है। अब हमारे अभी तक यहाँ पर 2 चैप्टर हुए हैं, अभी हमारे 11 चैप्टर और बाकी हैं। तो यदि आपको उन सभी से वीडियो चाहिए तो बने रहिए वीडियो में और PCM बाय प्रदीप सर के साथ। और यदि अपने यार दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।